हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं ओसिलेशंस। ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक है। इसमें से हमने कुछ टॉपिक्स, वैसे हमारा जो चैप्टर है तो काफ़ी बड़ा है, बट हमने इसके कुछ ही पॉइंट्स किए थे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। वही आज हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक मोशन। देखो, इसके वर्ड से ही हमें समझना है पीरियड। इस पीरियड वर्ड का मतलब क्या होता है? जो अपने आप को बार बार रिपीट करे, रिपीट आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे मोशन को हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। जो मोशन अपने आप को रिपीट करता है किसी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, वो पीरियोडिक मोशन होता है। जैसे अगर हम बात करें आपके स्कूल टाइमिंग की, है ना, जैसे आज 8 से 2 है तो कल भी 8 से 2 ही होगा, तो वो भी क्या हुआ? एक पीरियोडिक मोशन हुआ। या हम बात करें रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, या सेकंड हम बात करें रोटेशन ऑफ अर्थ की, तो ये सारे जो मोशन हैं अपने आप को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करते हैं, तो सारे क्या हुए? पीरियोडिक मोशन। एक नेक्स्ट है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन। कि ऑसिलेटरी मोशन कैसा मोशन होता है? ऑसिलेटरी मोशन होता है टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर। कि जैसे ये अगर मेरा एक ये बॉब है, सबने देखा होगा ना, सिंपल पेंडुलम। हर किसी स्कूल में लेबोरेटरी में मिलता है सिंपल पेंडुलम। ये एक सिंपल पेंडुलम है। ये कोई भी थ्रेड है, मान लो, वेटलेस होता है। मतलब बॉब के कंपैरिजन में इस जो थ्रेड का वेट है वो एक बिल्कुल निग्लिजिबल है, और इस हैवी मास को बॉब कहते हैं। यहीं पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता के चलूँगी, क्योंकि जो ऑसिलेटरी मोशन है उसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा ये सिंपल पेंडुलम। बेस्ट एग्जांपल है इसको समझने के लिए। तो ये हमारा एक सिंपल पेंडुलम बन गया। तो ये सिंपल पेंडुलम कैसे मूव करेगा? ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे मूव करेगा। तो ये इस तरह के मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी, टू एंड फ्रो। ये एक बार, ये मीन पोजीशन है। ये कैसी पोजीशन है इसकी? मीन पोजीशन। ये एक बार मीन पोजीशन के इधर जा रहा है, फिर उधर। तो इधर उधर मोशन को, या टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। या मतलब ये चीज़, जैसे ये पेन है मेरे पास, तो ये या तो ऐसे ऐसे मूव करे या ऐसे ऐसे मूव करे। तो टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ, इस तरह के मोशन को कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल मैंने आपको एक तो बता ही दिया, सिंपल पेंडुलम, या मोशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग। मोशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग। ऑफ लोडेड स्प्रिंग। कि स्प्रिंग को जैसे एक बार हम जैसे नहीं कर देते हैं, स्प्रिंग को कभी कंप्रेस एक्सपेंड, कंप्रेस एक्सपेंड, इस तरह के मोशन को भी क्या कहते हैं हम? ऑसिलेटरी मोशन। एक होता है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन। देखो, वाइब्रेटरी जो मोशन होता है वो एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन ही होता है। इट्स जस्ट लाइक ऑसिलेटरी मोशन। तो फर्क क्या है? फर्क बस इतना है, इसके जो ऑसिलेशंस का मैग्नीट्यूड है वो कम होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ
oscillations is very less। बस ये फ़र्क होता है इसमें। हमारी अगर यहाँ से एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा है तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ऐसे होगा एम्पलीट्यूड, वेरी लेस एज कम्पेयर टू ऑसिलेटरी मोशन, लाइक वाइब्रेशंस ऑफ योर मोबाइल फ़ोन। आपने देखा है जब भी मोबाइल फ़ोन बजता है थोड़ी थोड़ी सी वाइब्रेशंस आती हैं, मतलब ऊपर नीचे फ़ोन आपका मूव करता है तो उसको सिर्फ वो वाइब्रेशंस होती हैं। बस ऑसिलेटरी के अंदर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है और इसके अंदर मैग्नीट्यूड कम होता है। यही डिफरेंस होता है हमारे इन सारे मोशंस में। एक अब जो हम आगे इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा हार्मोनिक ऑसिलेशंस। ठीक है, इसी को हम कहते हैं फिर हार्मोनिक मोशन। तो हार्मोनिक ऑसिलेशंस क्या है? Harmonic oscillations is that oscillation which can be expressed in term of single harmonic function, in terms of single harmonic function। ठीक है, जिनको सिंपल हार्मोनिक फंक्शन के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उनको बोलते हैं हार्मोनिक ऑसिलेशंस। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इन दोनों से हम ये ओमेगा टी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर? ओमेगा टी थीटा को। थीटा हमारी डिस्प्लेसमेंट है और ओमेगा क्या होता है? थीटा बाई टी, इसलिए थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो मैं ये भी कह सकती हूँ y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और थीटा है ओमेगा टी के इक्वल। क्लियर? आगे है हमारे पास एक क्वांटिटी फेज। ये फेज क्या होता है? देखो, फेज is a physical quantity which completely express the position. It is a physical quantity which completely express the position and direction of motion. Completely express the position and direction of motion। ठीक है, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है जो एक्सप्रेस करती है पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई से। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन गई सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की या सिंपल हार्मोनिक फंक्शन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन। और बहुत बात फाई को लिखा मिलता है फाई नोट से। ये फाई नोट होता है इनिशियल फेज। फाई नोट होगा इनिशियल फेज, और जो फाई है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर आपके पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। क्लियर? तो अब हम ये इक्वेशन जैसे हमने स्टडी की, अब हम इस इक्वेशन के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं जैसा कि एप्लीकेशन में पूछा जाता है।
ठीक है, कि आपसे किस तरह का न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जा सकता है। जैसे ये दे दिया आपको y इज इक्वल टू 6.0 साइन 100t प्लस π/4, और आपसे पूछा है कि फाइंड आउट एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड फेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी। अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखा है तो वो लीनियर फ्रीक्वेंसी के लिखा जाता है, मतलब आपकी सिंपल न्यू के लिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी होती है ओमेगा, फेज हमारा होता है फाई, एम्पलीट्यूड होता है हमारा ए। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब हम जो हमें इक्वेशन दे रखी है, हमें उसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। जनरल इक्वेशन क्या है हमारी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। इन टू इक्वेशंस को कंपेयर करो। यहाँ से हमें देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पर a की जगह पर क्या है 6.0, तो a की वैल्यू क्या आ गई 6.0, तो ये मेरे पास आ गया एम्पलीट्यूड। देखो यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा की जगह 100, तो ओमेगा मेरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई 100। ठीक है, डायरेक्ट। अब मुझे निकालनी है लीनियर। ठीक है, तो ये ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अब हमें निकालनी है लीनियर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा होता है 2π न्यू के, तो न्यू इज ओमेगा बाई 2π। ओमेगा की वैल्यू 100/2π, ये हमारे पास हो जाएगी न्यू की वैल्यू। और हमसे पूछा गया है फेज, तो देखो फेज की जगह क्या वैल्यू है π/4, तो फेज की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास π/4। तो ऐसे करके आप को कोई भी न्यूमेरिकल दे रखा हो तो हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर जब हमने पेंडुलम की बात की थी, सिंपल पेंडुलम की, तो कई बार एक पूछा जाता है वैसे सिंपल पेंडुलम के केस में कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम। एक नाम दिया जाता है सेकंड पेंडुलम का, उसमें कुछ नहीं करना आपको, कुछ डेरिवेशन कुछ नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है जो सेकंड पेंडुलम होता है हमारा, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड होता है। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ नहीं करूँगा, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम एज 2 सेकंड। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर सेकंड पेंडुलम की बात चल रही है, अगर सेकंड पेंडुलम पूछ रहे हो तो आप 2 सेकंड कर सकते हो। ठीक है, और तो इस चैप्टर में आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना भी आप कर लोगे तो बहुत है। कुछ डेफिनेशंस हैं हमारे पास, एक कुछ यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशंस हैं जो हमें कर लेनी चाहिए। जैसे टाइम पीरियड की हो गई, एक बार ज़रूर पढ़ लें। सेकंड आपके पास होगी फ्रीक्वेंसी की, थर्ड होगी आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, फोर्थ हो गई आपके पास डिस्प्लेसमेंट की, और
आप कर सकते हो वेलोसिटी एक्सेलरेशन के लिए। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पर इस चैप्टर में, ये भी आप एक बार पढ़ लें और आप इनको फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो एक आपको सिंपल पेंडुलम वाला जो टॉपिक है वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आप यहाँ से कुछ चीज़ें आप पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा कुछ बड़ा चैप्टर है नहीं, कुछ टॉपिक्स थे जो कि आपके सिलेबस से अब डिलीट हो चुके हैं। होप कि आपको जो मैंने आपको करवाया वो समझ में आया होगा। लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।